ऑलराइट पीपल, लेट्स स्टार्ट अ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? ऐसे 320 मटेरियलिटी। वीडियो को देखने से पहले जल्दी से एक बार लाइक कर दो। ठीक है, लाइक टारगेट हम रखेंगे 400 का। लाइक टारगेट अपन रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तभी जब तुम लाइक करोगे। ठीक है, ऐसे 320 मटेरियलिटी। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये मटेरियलिटी तुम्हें देखने में लग रहा है थियोरेटिकल टॉपिक है, और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, इस थ्योरी को रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पर विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर तुम इस स्टैंडर्ड को याद करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये सबसे डिफिकल्ट स्टैंडर्ड हो जाएगा। बट यही अगर तुमने बहुत लॉजिकल वे में अंडरस्टैंड करा ना, क्योंकि मटेरियलिटी देखो, आप समझो, आप आर्टिकलशिप में जाओगे और आपको बोला जाएगा भाई मटेरियलिटी निकाल, तो कैलकुलेशन होती है, हाँ बिल्कुल होती है। क्या बोलेगा? सर याद नहीं आ रहा। अरे ऐसे बोलेगा क्या? हाँ, तुम मैनेजर बन जाओगे, सीए बनने के बाद में तुम लेट से बिग फोर में तुम्हारा असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है। अभी तुम्हें बोलेगे कि ये एंटिटी है, इसका तुम्हें मटेरियलिटी निकालना है, तो भाई तुम्हें वो लॉजिकली क्लियर होगा तभी तो तुम निकाल पाओगे। ठीक है, सीए इंटर हो या सीए फाइनल के बच्चे हो, इसको रटने की कोशिश करते हैं, वो ये रटो रटो रटो, मटेरियलिटी को रटो। अरे लॉजिकली समझोगे ना, एक एक टॉपिक तुम्हें हलवा लगेगा, कुछ याद करने जैसा है ही नहीं इसमें। ठीक है, समझ के याद करोगे याद होगा, पर बिना समझे सीधे रटने की कोशिश करोगे ना, ये स्टैंडर्ड सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। भाई बहुत प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन ऐसे 320 मटेरियलिटी। ठीक है, अपन है ना नोट्स बहुत ज़्यादा बनाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा अपने नोट्स बनेंगे यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं ऐसे 320 मटेरियलिटी। पहला कंसेप्ट, हम कोई भी मिसस्टेटमेंट है, मिसस्टेटमेंट किसके कारण होता है? चलो बताओ पहले तो। एरर और फ्रॉड। ठीक है, अब ऑडिटर को मतलब किससे होता है? ऑडिटर को मतलब होता है मिसस्टेटमेंट जो कि मटेरियल है। ऑडिटर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल है क्या। हम अभी ऐसे 320 डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद में हम 330 डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में मैं आपको एक स्टैंडर्ड पे लेके जाऊंगा 450, जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट होएगा। ठीक है, अभी मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, तो यार वो ये मटेरियल मतलब क्या हुआ? हम मिसस्टेटमेंट, हमें मतलब होता है कि ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है क्या, तो मटेरियल से मतलब क्या कि क्या इसके कारण यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है क्या। ठीक है, उस एंगल से हम देखते हैं मटेरियलिटी को। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। तुमने रिलायंस रिलायंस तुम जानते हो कितनी बड़ी साइज है, तुमने रिलायंस में 1 लाख रुपए की मिसस्टेटमेंट निकाल भी दिया, क्या कुछ बहुत बड़ी बात हो जाएगी? क्या कुछ यूजर को कुछ फर्क पड़ेगा? अरे हो गया ठीक है। बट यही 1 लाख की जगह 1 करोड़ हो, तो शायद यूजर को फर्क पड़े। अब बात होती है कि सर आपने कैसे डिफाइन करा कि 1 करोड़ ही हो, है ना? तो ऑडिटर कुछ कैलकुलेशन करता है। ऑडिटर ये सोचता है कि भाई यूजर के लिए कैसे ये मटेरियल होगा, कौन सा स्टेटमेंट मटेरियल होगा, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन दे रखी है ऐसे 320 में, वो हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और सिनेरियो तुम्हें बोलता हूं। 1 लाख का मिसस्टेटमेंट, सपोज करो कैश की चोरी हुई। कैश की चोरी मतलब फ्रॉड। तो फ्रॉड हुआ तो इंटरनल कंट्रोल में बड़ी दिक्कतें थी, तो क्या ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है? साइज के हिसाब से तुम्हें रिलायंस की एंटिटी में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं लग रहा होगा, बट नेचर के हिसाब से देखो तो सर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो मैंने कहा किस बेसिस पे सोचोगे? सर प्रोफेशनल जजमेंट लेके ना, ध्यान रखना। तो जब ये मिसस्टेटमेंट में मैं मटेरियल देखता हूं, तो मैं दोनों एंगल देखता हूं, साइज एंड दूसरा नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट, साइज को बेसिकली अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है, और नेचर को अपन बोलते हैं क्वालिटेटिव। देखो नोट्स में है ना आपको कम चीज़ें मिलेगी, यहाँ पे अपन ज़्यादा लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपन को बहुत एस्पेक्ट में समझना पड़ेगा, तब जाके ये स्टैंडर्ड लिंक होएगा। ठीक है सर, थोड़ी बेसिक बातें तो हमें क्लैरिटी है।
अब मटेरियलिटी के टाइप्स अपन देखते हैं। मटेरियलिटी टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं ए बोल रहा हूं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी। इस पे अपना अच्छा खासा डिस्कशन होगा। सेकंड मैं बोलता हूं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये भी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। एंड तीसरा मैं बोलूँगा असर्शन लेवल मटेरियलिटी। इसका एक छोटा सा टॉपिक है जो अपन डिस्कस करेंगे, असर्शन लेवल मटेरियलिटी। ठीक है, अपन एक एक करके बातें करते हैं। ये हमने बात करी, अब अपन फर्स्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल। ठीक है, ये कौन निकालता है? ऑडिटर डिटरमाइन, ऑडिटर डिटरमाइन एट प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट। ठीक है, कैसे निकलती है? फर्स्ट स्टेप, selecting a benchmark, selecting a benchmark. Example, let's say example, profit figure, profit before tax ले लो चलो। Example sales, example net asset। ठीक है, एक बेंचमार्क सेलेक्ट करेंगे। बताता हूं मैं, लॉजिक बताता हूं। सेकेंड स्टेप, अप्लाई परसेंटेज टू बेंचमार्क, अप्लाई परसेंटेज टू बेंचमार्क। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ, ये हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ऑडिटर ने क्या करा, प्लानिंग स्टेज पे कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करा, वो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, और लेट्स से रेवेन्यू को बेंचमार्क लिया। ठीक है, रेवेन्यू को बेंचमार्क लिया और रेवेन्यू के फिगर को एग्जाम्पल के लिए प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू था 100 करोड़ का। ठीक है, 100 करोड़ पे वो क्या लगाएगा, कुछ परसेंटेज लगाएगा। एग्जाम्पल के लिए 1%, एग्जाम्पल के लिए कितना, 1%। ठीक है, कितना हो गया, 1 करोड़ आ गया आपका आंसर। ये 1 करोड़ आपकी क्या होती है, ओवरऑल मटेरियलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 1 करोड़ की मटेरियलिटी निकाल दी। दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट। सर क्या करा, वापस बता दो। देखो मेरे भाई, तुम्हें एक बेंचमार्क सेलेक्ट करना है। बेंचमार्क कौन सा हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए आपको, रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट असेट। ठीक है, उस रेवेन्यू पे तुम्हें कुछ परसेंटेज लगानी है, परसेंटेज लगानी है, वो तुम्हारा क्वांटिटेटिव टर्म्स में आ जाएगा, एंड दैट इज योर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी। ये है पूरा का पूरा बेंचमार्किंग का कंसेप्ट। ठीक है, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। ये सेल्स का फिगर ऑडिटर डिटरमाइन कर रहा है ना, भाई बेंचमार्क सेलेक्ट कर रहा है, तो बेंचमार्क सेलेक्ट करने के लिए भी वो हवा में नहीं करेगा, अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा। अब ये कॉमन सेंस यूज करना। तुमने स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप देखे बहुत सारे, स्टार्टअप में अधिकतर स्टार्टअप स्टार्टिंग में लॉस में होते हैं। तो जो यूजर को किससे मतलब होता है, यूजर को उनकी सेल्स से मतलब होता है, सेल्स कितनी कितनी हो रही है। तो वो क्या तुम्हें ऐसा फील होता है, स्टार्टअप वाली कंपनी में बेंचमार्क ऑडिटर सेल्स को ले लेगा, तो प्रॉफिट को नहीं ले सकता क्या? अरे प्रॉफिटेबल होती नहीं है तो क्या लेगा? ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कब, कौन सी कंपनीज होगी, जो कंपनीज प्रॉफिटेबल होगी उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है,
कोई सा भी बेंचमार्क आपने लिया, ऑब्वियसली यू नीड टू टेक अ गुड प्रोफेशनल जजमेंट, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है एंटिटी की। प्लानिंग स्टेज में करो ना तो आप एंटिटी की पूरी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो, उसके बाद में आप बेंचमार्क सेलेक्ट करते हो और उस पर कुछ परसेंटेज लगाते हो। परसेंटेज भी स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर रखा है, एक पैरामीटर, ठीक है, अलग अलग बेंचमार्क के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज का क्राइटेरिया दे रखा है। लेट्स नॉट गो दैट डीप, अपन को जितनी ज़रूरत है अपन उतना पड़ेंगे। आपने कुछ परसेंटेज लगाया, आपका ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल निकल गया। बात समझ में आती क्या? दिस इज योर कंसेप्ट, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की ये मटेरियलिटी आपकी निकल गई, 1 करोड़ रुपए। ठीक है सर, अभी थोड़ा सा समझो, ये जो 1 करोड़ की मटेरियलिटी निकली, ये निकली कैसे? सर आपने क्या करा, पहले बेंचमार्क सेलेक्ट करा, ठीक है, और उस पर कुछ परसेंटेज अप्लाई करा, ठीक है। तो ये तो टोटली पूरा का पूरा प्रोफेशनल जजमेंट हो गया ऑडिटर का। हाँ सर, प्रोफेशनल जजमेंट हो गया ना, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल जजमेंट किन फैक्टर्स के बेसिस पे लिया गया, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। समझाता हूं, बहुत इजी है, ठीक है। पहला पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक इनकम, असेट, लाइबिलिटी, इनको कंसीडर करा जाता है, ठीक है सर। फिर दूसरा, स्पेसिफिक अटेंशन ऑफ यूजर ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टार्टअप में किस पे फोकस होता है? स्टार्टअप में रेवेन्यू पे फोकस होता है, ठीक है, हम ये भी कंसीडर करते हैं, ठीक है सर। तीसरा, नेचर ऑफ एंटिटी, एंटिटी का नेचर क्या है? एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग है या मैन्युफैक्चरिंग की जगह सर्विस इंडस्ट्री है, सब चीज़ें कंसीडर करी जाती है। नेचर ऑफ एंटिटी, इट्स ऑपरेशन, नेचर ऑफ एंटिटी, इट्स ऑपरेशन, लाइफ साइकिल, ठीक है, एक्सेट्रा। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी ऑडिटर देखता है। एंड फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क, ठीक है सर। बाकी सारे पॉइंट्स तो हमें समझ में आ रहे हैं, बहुत बेसिक बेसिक है। ये रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क क्या है? मेरी बात सुन, रिलेटिव वोलेटिलिटी मतलब जैसे तुमने शेयर बाजार में सुना होगा ना, वोलेटिलिटी बढ़ गई, ठीक है। वोलेटिलिटी मतलब मूवमेंट होना, ठीक है। अब मटेरियलिटी ऑडिटर ने डिटरमाइन कर ली, तो ऑडिटर ये नहीं चाहेगा ना भाई बार बार मटेरियलिटी रिवाइज करने की जरूरत पड़े, है ना। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी मतलब लेट्स से, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रेवेन्यू का फिगर ले लिया था 100 करोड़ का, ठीक है। अब पता पड़ रहा है कि एंटिटी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, कभी 100 करोड़ हो जाता है, तो कभी 500 करोड़ हो जाता है, कभी 1000 करोड़ हो जाता है, कभी 50 करोड़ हो जाता है। तो तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा सर ये तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इस पे परसेंटेज अप्लाई करूँ तो अलग अलग बार बार मटेरियलिटी लेवल निकल रहे, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऑडिटर को बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी मटेरियलिटी, है ना। तो ऑडिटर ये भी कंसिडर करता है कि कितनी वोलेटिलिटी है ऑफ द बेंचमार्क। अगर ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी तो भाई वो वाला बेंचमार्क कंसिडर नहीं करा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या ये तुम्हें कंसेप्ट समझ में आता है? लॉजिकल है, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ बेसिक एलिमेंट्स हो गए, बेसिक फैक्टर्स हो गए जो ऑडिटर कंसिडर करेगा वाइल डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अभी एक तुमने ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आई कि सर आपने ये प्रीवियस ईयर का 100 करोड़ का डेटा लिया, ये सर कुछ स्टैंडर्ड ने गाइडलाइन दे रखी है क्या, या ऐसी एग्जाम्पल के लिए ले लिया? देखो स्टैंडर्ड ने क्या दे रखा है इसके लिए गाइडलाइन, पूरा अपना टॉपिक कवर हो गया, बहुत बड़ा टॉपिक, अपन इसको रिवाइज भी कर लेंगे हाथों हाथी। स्टैंडर्ड ने इसके रिलेटेड क्या गाइडेंस दे रखी है? डेटा आप कौन सा ले सकते हो? आप प्रायर पीरियड का डेटा ले सकते हो, जो भी आपने बेंचमार्क सेलेक्ट करा,
आप करंट ईयर का डेटा ले सकते हो। ठीक है, सपोज करो करंट ईयर में आपने लेट्स से 3 महीने का ही डेटा है आपके पास में अभी, है ना, और करंट ईयर के 3 महीने का डेटा है, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, आप उसका बजटेड डेटा ले सकते हो, या फोरकास्ट कर सकते हो पूरे साल भर में कितना रेवेन्यू होगा। लेट्स से 3 महीने में रेवेन्यू हुआ है 10 करोड़ का, तो पूरे साल भर में एस्टिमेट लगा लिया भाई 40-50 करोड़ का होगा, वो आपका हो गया। अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है डेटा में। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, लॉजिकली समझना, आ, 2 डिपार्टमेंट थे, 2 डिपार्टमेंट का रेवेन्यू हो रहा था पिछले साल का 100 करोड़, पर इस साल एक डिपार्टमेंट खत्म हो गया, बंद हो गया, तो आप उसका एडजस्टमेंट करो भाई। ठीक है, आप 100 करोड़ का फिगर ले लोगे तो भाई गलत हो जाएगा ना लॉजिकली, तो जो चेंज हो रहा है उसका एडजस्टमेंट कर लो डेटा में। ठीक है, फिर वो डेटा सेलेक्ट कर लो, उस पर परसेंटेज लगा दो, दैट्स इट। बात समझ में आती है क्या? दिस इज योर मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का कंसेप्ट किधर यूज होता है? टू कैलकुलेट मटेरियलिटी एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ठीक है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की हमने एक मटेरियलिटी निकाल ली है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, अभी एक बार अपन इसको पूरा रीड करेंगे। अच्छा, पहले तो इधर आ जाओ। हाँ सो आराम आराम से यूज, इसको ले लेते हैं। यूज ऑफ बेंचमार्किंग इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ऑब्वियसली ऑडिटर यहाँ पे क्या अपना प्रोफेशनल जजमेंट तो एक्सरसाइज करेगा ही। इसके लिए स्टार्ट क्या है? अ परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू अ चूजन बेंचमार्क। चूजन बेंचमार्क के एग्जांपल सर रेवेन्यू, पीबीटी, नेट असेट, ये आपके एग्जांपल हो गए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, तो सर वो बेंचमार्क कैसे लेना है? ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा, और ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लगाते समय कुछ फैक्टर्स को देखेगा। यस, फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क इंक्लूड द फॉलोइंग। 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सर क्या क्या है? बहुत ईजी है। एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक असेट, लाइबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। फिर कुछ एलिमेंट पे क्या स्पेसिफिक फोकस है क्या यूजर का? वेदर देयर आर आइटम्स ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड टू बी फोकस। जैसे स्टार्टअप में रेवेन्यू फोकस रहता है। ठीक है, देन एंटिटी का नेचर क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, सारी चीज़ों को कंसीडर करा जाता है। द एंटिटी ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज़ फाइनेंस। एंड लास्ट है रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। अगर बेंचमार्क की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो आप उसको कंसीडर नहीं करोगे। क्लैरिटी है? थॉट्स में क्लैरिटी है? ठीक है सर। देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ बेंचमार्क आपको बहुत सारे दे रखे हैं। पीबीटी, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंस, टोटल इक्विटी, नेट एसेट वैल्यू। एज ऑडिटर आपको प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है, और वो फैक्टर्स हम अभी ऊपर देख के आए हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ऑफन यूज फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज। बट अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी, तो उसको कंसीडर मत करना। या अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज वेरी वोलेटाइल, देन ऑल्सो डोंट कंसीडर। आप दूसरा फैक्टर कंसीडर कर लो। समझे नहीं समझे? समझे? क्लैरिटी है? ठीक है सर। अच्छा, ये कौन नोट इंपॉर्टेंट है? इन रिलेशन टू द चूजन बेंचमार्क रेलिवेंट फाइनेंशियल डेटा कौन सा ले सकते हो? सब प्रायर पीरियड का भी ले सकते हैं, सब पीरियड टू डेट का भी ले सकते हैं, उसमें बजट और फोरकास्ट डेटा भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एंटिटी। फॉर एग्जांपल 2 डिपार्टमेंट थे, एक डिपार्टमेंट हट गया है, तो भाई रेवेन्यू को अब एडजस्ट करके ले। ठीक है, ट्रू ट्रू मटेरियलिटी लेने के लिए एडजस्टेड फिगर ले ले। ठीक है, डन। दिस कंप्लीट्स योर बेंचमार्किंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से कवर हो गया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आगे मत पढ़ो भाई, वीडियो को पॉज करो, नोट्स अच्छे से एक बार इसके बना लेना, और पूरा का पूरा टॉपिक एक बार खुद से वापस पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन। ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल का हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत लॉजिकली समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आप लॉजिकली समझ गए ना तो डेफिनेशन याद हो जाएगी। बट लॉजिकली नहीं समझे ना, तुम एग्जाम में कितना ही कुछ कर लो, लिख के ही नहीं आ पाओगे वो डेफिनेशन में, इतना तक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, थोड़ा सा भाई सोचना। ऑडिट को थियोरी मत समझो यार तुम। देखो, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझना। लेट्स से ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल इज 10 लाख। ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल इज 10 लाख। ठीक है, तो ऑडिटर इसके ऊपर जो भी मिसस्टेटमेंट हो गए वो तो सिंपल मटेरियल हो गए। हाँ सर, बट इसके जो नीचे हो गए उनका क्या? सर छोड़ो ना सर, हम तो मिसस्टेटमेंट मटेरियल ही तो कंसिडर करते हैं। मैंने कहा करते तो है, बट यहाँ पे कुछ बात है, यहाँ पे कुछ बात है। सर क्या बात है? देखो, कॉन्सेप्ट है ना, चलता है इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट ही 10 लाख के ऊपर हो जाए, या जब मैं एग्रीगेट करूं ना तो ये मिसस्टेटमेंट 10 लाख के ऊपर हो जाए। ठीक है, तो आप उसको कंसिडर कर लेते हो। अब समझो, इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो गया तो सोचना ही नहीं है। पर एग्रीगेट में जैसे सपोज करो कोई एक मिसस्टेटमेंट मिला 5 लाख का, कोई एक मिसस्टेटमेंट मिला लेट्स से 6 lakhs का। ठीक है, अब इंडिविजुअली तो ये मटेरियलिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी निकाली है 10 लाख की, उसको क्रॉस नहीं कर रहे। यस सर, बट अगर तुम इसका एग्रीगेट करो तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी को क्रॉस कर रहे हैं? हाँ सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो यार सोचने की बात पड़ गई कि सर फिर क्या, सर ये क्या करें सर हम? मतलब एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट तो बड़ा खतरनाक है, वो टोटल करेंगे तो मटेरियलिटी को क्रॉस कर जाएंगे, और हम फिर इग्नोर कर दे तो दिक्कत हो जाएगी, हमारी ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगी, रोमम बढ़ जाएगा। हाँ, तो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या करा, ये जो 10 लाख था ना, 10 लाख तो तुम्हारा तुम्हारा था ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी। ठीक है, कैलकुलेशन लेट से अपन ने बोला 5 लाख, अपन एक और मटेरियलिटी निकालते हैं, डेट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तुम्हें समझ में आ रहा है, ये लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है। ठीक है, सर ये क्यों निकाला? देख मेरे भाई, फायदा हुआ यहाँ पे 10 लाख और 5 लाख, मैंने एक और मटेरियलिटी निकाल ली, निकालते हैं प्रैक्टिकली दोनों मटेरियलिटी निकलती है। अब मुझे एक चीज बता, ये जितने भी ट्रांजेक्शन है, ये एज अ ऑडिटर इनको ऑडिटर ने कवर कर लिया है क्या? हाँ, तो तेरी रिस्क कम हुई, बिल्कुल रिस्क कम हुई। हाँ सर, अब सोच, इसके नीचे के ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। इसके नीचे के ट्रांजेक्शन सपोज करो 1 लाख है, कोई 2 लाख का मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, लेट्स से कोई 2.5 लाख का मिसस्टेटमेंट है। अब मुझे एक चीज बता, जब तू इसको एग्रीगेट करेगा तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, कोई मिसस्टेटमेंट तो डिटेक्ट ही नहीं होगे, प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट टू क्रॉस ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल। लैंग्वेज पे फोकस करो, है ना। ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल इज रिड्यूस। सर क्या लिखा ये? मेरे भाई मेरी बात सुन, अनडिटेक्टेड प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जो मिसस्टेटमेंट करेक्ट हो गए ना उनका तो लोचा ही नहीं है। ठीक है, पर जो मिसस्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुए ना, हम उनकी बात करते हैं, और कोई मिसस्टेटमेंट ऐसे भी हो गए जो अनडिटेक्टेड हो गए। हमें डर क्या है? हमें डर क्या है, पहले डर का सामना कर। हमें डर है कि सर हमारे कोई अनडिटेक्टेड प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का एग्रीगेट 10 लाख ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी को क्रॉस नहीं कर जाए। हमें ये डर है, हमें डर है सर कि अनडिटेक्टेड प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का टोटल क्रॉस नहीं कर जाए। हमारा डर हमें समझ में आना चाहिए, यही तो तुम्हारा डर है।
देखो इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट क्रॉस कर गए तो वैसे ही कंसीडर कर लिया। एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें डर है कि भाई एग्रीगेट कर करके क्रॉस नहीं कर जाए, तो हमने उसके लिए एक निवारण करा, 5 लाख की मटेरियलिटी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाल ली। हाँ सर, अब मुझे एक चीज बताना, 5 लाख से 10 लाख के ट्रांजेक्शन तो तेरे वैसे कवर हो गए मिसस्टेटमेंट वाले, उसके नीचे के जो मिसस्टेटमेंट रह गए वो छोटे छोटे रह गए। तो क्या ये जो प्रोबेबिलिटी थी, जो तेरा डर था कि ऊपर चल जाएगा, मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस कर जाएगा, क्या वो रिड्यूस हो गई है क्या? हाँ, और यही कंसेप्ट है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालते ही इसलिए है, यही बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्रीगेटेड अनडिटेक्टेड प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को जो क्रॉस कर जाती है वो प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाए। बात समझ में आती है? देखो कॉन्सेप्ट अच्छा लॉजिकल है, लॉजिकली समझोगे ना तो समझ में आएगा, वरना तो क्या रट लो यार, अभी दिखा दे तो ये लाइन तुम्हें मिलेगी, पर इस लाइन का मीनिंग क्या है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्लैरिटी है? ठीक है, थॉट्स में क्लैरिटी है? आओ इधर, अभी मैं तुम्हें लैंग्वेज रीड करवाता हूँ। इट मीन्स the amount or amounts set by the auditor at less than materiality for the financial statement as a whole। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी से कम ही तो करा है हमने, ठीक है। वाई, वाई इंपॉर्टेंट इज वाई, to reduce to an acceptable low level the probability that the aggregated of uncorrected plus undetected misstatement exceed materiality for the financial statement as a whole। Try to focus here for the financial statement as a whole वाली materiality। अरे वो जो 10 लाख की जो तुमने materiality निकाली थी ना, उसको क्रॉस नहीं कर जाए, यही तो तुम्हारी रिस्क है, तो वो रिस्क रिड्यूस हुई ना, रिस्क रिड्यूस हुई ना मेरे भाई। ठीक है, यही है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का लॉजिक, बिकॉज यू आर कवरिंग 5 लाख टू 10 लाख ऑल ट्रांजेक्शन ऑल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो तुम्हारी रिस्क तो वैसे ही कम हो गई। अब तुमने क्या करा, वो एग्रीगेट करके जाएगी भी क्या, कितना रिड्यूस तो हो गई ना वो प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आती है क्या? क्लैरिटी है? ठीक है, अच्छा इसको अभी रोक दो यार, ये लाइन समझ में अभी आएगी नहीं। ठीक है, अभी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज सेट एट अ वैल्यू लोअर देन ओवरऑल मटेरियलिटी, इट लोअर्स द रिस्क। Concept is it lowers the risk that the auditor will not be able to identify misstatement that are material when added together। Concept देखा? When added together क्वेश्चन आ सकता है इस पे, अगर ऐसे पूछने लगे ना कि भाई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से क्या फ़ायदा होता है, ऑडिट रिस्क लोअर होती है या हाई होती है, आंसर इज लो होती है। ठीक है, वो लो क्यों होती है वो लॉजिकली तुम्हें समझना पड़ेगा। दिस इज योर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। अब तुम्हारा क्या काम है भाई, वीडियो को पॉज करो वापस, शर्मा मत, शर्मा मत, वीडियो को पॉज कर। मैं क्लास में इसके बाद में टाइम देता हूँ ना, मैं आराम से 3-4 मिनट देता हूँ क्लास में, भाई इसको एक बार ढंग से खुद से पढ़ा। ठीक है, तो तुम भी वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद में दोनों कॉन्सेप्ट को एक बार खुद से पूरा कवर कर लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना ये होगा। ऑल राइट पीपल, देखो 2 मटेरियलिटी अपन ने देख ली है, अब तीसरी मटेरियलिटी की तरफ चलते हैं। देखो पहले तुम समझो नाम क्या है इसका, फोकस है ना, इसका नाम क्या है, मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। यार मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ होती है असर्शन, ये असर्शन में ही तो बात होती है, अकाउंट बैलेंस दैट इज बैलेंस शीट आइटम, देन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, कोई पर्टिकुलर असर्शन, एग्जाम्पल के लिए डेटर, कोई पर्टिकुलर असर्शन के लिए भी आप मटेरियलिटी निकाल रहे हो क्या, अलाउड है। नॉर्मली ऑडिटर नहीं निकालता। देखो ऑडिटर हर असर्शन से रिलेटेड मटेरियलिटी नहीं निकालता, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, 2 मटेरियलिटी निकालते हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल। ठीक है, बट कोई पर्टिकुलर असर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजर, देन आप उसकी मटेरियलिटी भी निकाल लोगे टू लोअर द रिस्क। ठीक है,
मतलब भाई पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी निकाली, यस सर। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाली, बिल्कुल बढ़िया सर। अब आप एक असर्शन लेवल की मटेरियलिटी भी निकालोगे, कुछ फैक्टर्स अपन उसके कंसिडर करेंगे, उन फैक्टर्स को कंसिडर करके ऑडिटर पर्टिकुलर असर्शन की भी मटेरियलिटी निकाल सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ आपका। अब देखो बहुत इजी टॉपिक है, कुछ फैक्टर्स आपके दे रखे हैं। Factors that may indicate the existence of one or more particular class of transaction account balance and disclosure for which misstatement of lesser amount than materiality for the financial statement as a whole। मतलब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की तो मटेरियलिटी एक बेंचमार्क के कंसेप्ट से निकाली। अब वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी थी, आपने कोई पर्टिकुलर असर्शन के लिए निकाली तो ऑब्वियसली इट विल बी लिटिल लोअर एज कंपेयर टू द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अब उसके लिए क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, ये कुछ फैक्टर्स आपको दे रखे हैं, बहुत ईजी है। पहला फैक्टर क्या है? स्पेसिफिकली लॉ रेगुलेशन और एफआरएफ इन्फ्लुएंसिंग एक्सपेक्टेशंस ऑन आइटम्स। फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेबल एफआरएफ ने किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की बातें कर रखी थी, और वो डिस्क्लोजर्स यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ रेगुलेशन और एफआरएफ इन्फ्लुएंसिंग एक्सपेक्टेशन आइटम्स लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और मैनेजमेंट कंपनसेशन, ठीक है। फिर स्पेसिफिकली एक होता है की इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। जैसे क्या होता है, कोई भी फार्मा कंपनी होती है तो फार्मा कंपनी की आप कभी भी एनुअल रिपोर्ट खोलोगे ना, तो फार्मा कंपनी बार बार बताती है कि हमने इस ड्रग से रिलेटेड इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करा। क्योंकि देखो जितनी भी ड्रग मेकिंग कंपनीज होगी ना, उनके लिए खर्च मेन क्या है, आर एन डी कॉस्ट। कित नए नए ड्रग्स पे उनको आर एन डी करनी पड़ती है, और जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं उतना बेटर मानते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एज अ ऑडिटर अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज की आप ऑडिट कर रहे हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप कंसिडर करोगे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्क्लोजर सच एज आर एन डी कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। एंड थर्ड, फोकस्ड अटेंशन ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा यूज़र का फोकस है, लेट्स से कि कोई नया बिजनेस एक्वायर करा था, कोई नया सेगमेंट एक्वायर करा था, तो उससे रिलेटेड यूज़र का फोकस रहेगा भाई कैसे क्या होता है, तो आपने उसके लिए अलग से एक मटेरियलिटी निकाल दी, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि ऑडिटर निकाल सकता है, उसके लिए कुछ वो फैक्टर्स देखेगा। लॉ एप्लीकेबल एफआरएफ लॉ रेगुलेशन ने कुछ बात बोल रखी है, या वो कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर पर्टिकुलर टू इंडस्ट्री और पर्टिकुलर टू एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए, या कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस पे बहुत स्पेसिफिक फोकस होएगा यूजर के लिए, तो आप अलग से मटेरियलिटी लेवल निकाल दो, असर्शन लेवल की मटेरियलिटी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। अभी देखो थोड़ा सा समझना, मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या बोला था, ऑडिटर डिटरमाइन मटेरियलिटी एट प्लानिंग स्टेज ऑफ द ऑडिट। अब क्या तुम्हें ऐसा फील होता है कि सर कुछ चेंजेस हुए, कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, तो मटेरियलिटी ऑडिटर रिवाइज भी करेगा? बिल्कुल करेगा यार, अलाउड है रिवाइज करना। आप प्लानिंग स्टेज पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है एंटिटी की, आप उसके बेसिस पे मटेरियलिटी का बेंचमार्क चूज करते हो, परसेंटेज लगाते हो, मटेरियलिटी डिटरमाइन कर लेते हो। बट कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको अपनी मटेरियलिटी को रिवाइज करना पड़े। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? वही आपका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो अभी अपने नोट्स को एक बार देखो तुम, ये तीनों मटेरियलिटी का अपन ने एक बॉक्स पढ़ा, और अब अपन एक बॉक्स पढ़ रहे रिवीजन इन मटेरियलिटी। इधर देखो, तो रिवीजन इन मटेरियलिटी किन किन फैक्टर्स के कारण हो सकती है, आपको वो देखना है। देखो, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीड टू बी रिवाइज ड्यूरिंग द ऑडिट ड्यू टू, आप प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकाल लेते हो, अब ड्यूरिंग द ऑडिट ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेज हुए तो लेट्स से कि भाई हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिनके कारण मटेरियलिटी को रिवाइज करना पड़ सकता है। पहला है एग्जाम्पल, अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेज। फॉर एग्जाम्पल इफ एंटिटी डिसाइड्स टू डिस्पोज ऑफ अ मेजर पार्ट ऑफ इज बिजनेस। लेट्स से आपने ना रेवेन्यू बेंचमार्क लिया था, रेवेन्यू बेंचमार्क था, रेवेन्यू का फिगर लिया था 100 करोड़ का। अब ड्यूरिंग द ईयर कुछ मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा। हाँ सर, तो भाई मेरी बात सुनना, मटेरियलिटी भी रिवाइज करने की ज़रूरत लग रही है यहाँ पे तो, ठीक है सर। चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। दूसरा, न्यू इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली,
नई इंफॉर्मेशन मिली, एमर्जिंग फैक्ट्स दैट अफेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट, तो आप कर सकते हो। चेंज इन ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर ने प्लानिंग की स्टेज में मटेरियलिटी निकाली थी ऑन द बेसिस ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशंस, एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। यस, बट ऐसा फील हो रहा है कि ऑडिटर जैसे जैसे ऑडिट कर रहा है ना, उसको नए इंसाइट्स मिल रहे हैं, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग उसको बेटर मिल रही है, तो ऐसे में उसको अगर मटेरियलिटी रिवाइज करने का लगता है वो बिल्कुल करेगा। चेंज इन ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग resulting from further audit procedure that provide new insights into the entity and its operations। क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकल जाती है, जैसे जैसे आप ऑडिट करोगे अंडरस्टैंडिंग आपकी एंटिटी की और बढ़ेगी, तो देयर कैन बी अ केस जहाँ पे आप सोचो यार कि नहीं यार मटेरियलिटी का अपन ने बेंचमार्क गलत ले लिया, दूसरा बेंचमार्क लेना चाहिए, मटेरियलिटी को रिवाइज करो, कर सकते हो, अलाउड है। ठीक है। इफ एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट differ significantly from initially anticipated result, the auditor should revise materiality। सर ये क्या है? मैंने तुम्हें एक सिनेरियो बोला था ना, इधर देखो, मैंने तुम्हें सिनेरियो बोला था ना कि लेट से तुम बजटेड या फोरकास्ट को फाइनेंशियल डेटा ले सकते हो बेंचमार्किंग का कंसेप्ट के लिए, है ना? तो सपोज करो जो तुमने बजटेड डेटा लिया और उस पर परसेंटेज लगाया, एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिफर सिग्निफिकेंटली। तुमने और मटेरियलिटी कैलकुलेशन के लिए 100 करोड़ का रेवेन्यू का फिगर लिया, दैट वाज बजटेड, पता पड़ रहा है रेवेन्यू का फिगर तो 50 लाख ही आ रहा है। 50 लाख तो बहुत ऊपर बोल दिया ना, नीचे बोल दिया, 50 करोड़ आ रहा है, 100 करोड़ की जगह 50 करोड़ आ रहा है, तो भाई ये तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया, मटेरियलिटी को यहाँ पे भी रिवाइज कर दो। ठीक है सर, बढ़िया। अब एक कॉन्सेप्ट समझना, मैंने पहले तो तुम्हें बात करी रिविजन इन मटेरियलिटी कैसे कर सकते हो सर, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल गई या ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो या एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट डिफर करता है जो बजटेड रिजल्ट से, उससे बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है, तो आप ऐसे केसेस में मटेरियलिटी को रिवाइज कर दो। बट एक कॉन्सेप्ट समझना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स सिम मटेरियलिटी आपने पहले निकाल रखी थी 10 लाख, ठीक है, उसके नीचे के मिसस्टेटमेंट इमटेरियल हो जाते थे। हाँ सर। अब सपोज करो आपने मटेरियलिटी रिवाइज करी 5 लाख तक, हो, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने मटेरियलिटी को लोअर कर दिया है, अब पहले जो इमटेरियल होते थे क्या वो अब मटेरियल हो गए हैं? हाँ सर, तो एज अ ऑडिटर यू नीड टू डिटरमाइन कि क्या मेरे को ऑडिट प्रोसीजर लगाने की ज़रूरत है, आपको इसकी और आपको इस पे ऑडिट की इम्प्लीकेशंस देखनी होगी। वाई? बिकॉज तुम्हारे लिए पहले जो मिसस्टेटमेंट इमटेरियल थे अब वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो गए ना, तूने मटेरियलिटी लोअर करी तो वो जो बड़ी 10 लाख से 5 लाख के जो मिसस्टेटमेंट जो तूने इग्नोर कर दिए थे अब तू उसको कंसिडर करेगा। समझा? समझा? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। If lower materiality is deemed appropriate, the auditor must assess if performance materiality need adjustment, क्या performance materiality को भी revise करना है, and whether the nature, timing and extent of audit procedures are still suitable। मतलब जो तुमने considered, जो तुमने immaterial कर दिया था ना उसको तुम्हें consider करना पड़ेगा, तो तुम्हें उसकी audit पे implications देखनी पड़ेगी। बात समझ में आती क्या? दिस इज योर मेन कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा लिंकिंग करते हैं, देखो आपने ना 3 मटेरियलिटी पढ़ी और चौथी आपने इन रिवीजन इन मटेरियलिटी डिस्कस करी। ठीक है, अब एक टॉपिक आपको कराऊं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंडेड अपन करेंगे ऐसे 230। व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस गैदर, कंक्लूजन्स फॉर्म, इन सब का रिकॉर्ड होता है। बेसिकली क्या होता है भाई, ऑडिटर है ना एक वर्किंग फाइल बनाता है, ठीक है, वर्किंग फाइल में जो जो प्रोसीजर्स वो लगाता है, जो जो एविडेंस वो गैदर करता है ना, वो सबका रिकॉर्ड वो रखता है, डॉक्यूमेंटेशन रखता है।
ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट ही नहीं है भाई। ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, रिकॉर्ड बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे 320 मटेरियलिटी भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बातें करता है। सर क्या करता है? मेरे भाई तूने 3 टाइप की मटेरियलिटी निकाली थी। हाँ सर। और तूने मटेरियलिटी में रिवाइज भी करा था। हाँ सर। तो भाई वो मटेरियलिटी का अमाउंट कैसे निकाला और किन फैक्टर्स को कंसीडर करके निकाला, सबका डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। सर वापस बताओ। मैंने कहा देख मेरी बात सुन, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी तूने निकाली 1 करोड़ रुपए। हाँ, 1 करोड़ तूने किस बेसिस पे निकाली, कैसे बेंचमार्क लिया, परसेंटेज कौन सी लगाई, क्या प्रोफेशनल जजमेंट तूने, क्या फैक्टर्स तूने कंसीडर करे। यू नीड टू और यू नीड टू डॉक्यूमेंट दैट। Rather, I should say, for all 3 types of materiality and again revision in all 3 materiality, आप सबको उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस पे, डॉक्यूमेंटेशन मटेरियलिटी से रिलेटेड। ठीक है, रीड करोगे एक बार। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड द, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मिस कर दिया एग्जाम में नंबर ही नहीं मिलेगी मेरे ऐसा तो आगे बढ़े ही नहीं। फॉलोइंग अमाउंट एंड द फैक्टर कंसिडर्ड इन द डिटर्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अमाउंट का मटेरियलिटी था, डॉक्यूमेंट करो। किन फैक्टर्स के बेसिस पे वो अमाउंट निकला, मटेरियलिटी वो डॉक्यूमेंट करो। ठीक है, ए materiality for the financial statement as a whole. B, if applicable, the materiality level or levels for particular class of transaction, account balance, disclosure, that is assertion level. C, performance materiality. And चौथा is any revision in of A to C as the audit progress. Why here audit progress? क्योंकि भाई प्लानिंग स्टेज में तुमने मटेरियलिटी निकाली, अब ऑडिट जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, तुमने कुछ रिवीजन करा, तो उसका भी तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन करना है। सर क्या? अमाउंट का, फैक्टर्स कंसिडर्ड इन देयर डिटर्मिनेशन, सबका तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन करना है। 3 टाइप्स ऑफ मटेरियलिटी एंड रिवीजन। क्या तुम कनेक्ट कर पा रहे हो? बोलो भाई बोलो। 3 मटेरियलिटी, देन रिवीजन, और उसी के ऊपर उसका डॉक्यूमेंटेशन। मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस एसेज इज ओवर। जो कॉन्सेप्शल जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था वो ओवर हो चुका है। अब थोड़ी बहुत मिसलिनियस बातें अपन जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, क्लैरिटी है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ यार, मिसस्टेटमेंट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ये अपन ने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए थे ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, छोटी सी बात है। इट स्टेट्स दैट मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशंस आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decisions of a user taken on the basis of the financial statement। बात करी थी इसकी अपन ने, कुछ बताने लायक नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट आ गया तुम्हें, इंडिविजुअल एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो मिसस्टेटमेंट को मटेरियल कब बोलोगे? जब यूजर के डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो अपन ने स्टार्टिंग में बात कर ली थी। ठीक है, इंडिविजुअल प्लस एग्रीगेट दोनों कॉन्सेप्ट अपन कंसिडर करके चलते हैं। क्लैरिटी है? थॉट्स में क्लैरिटी है भाई? थॉट्स में क्लैरिटी है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आया ना, लिटरली, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना, जोरदार है। अगर तुम्हें समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो और लिखो भाई, मज़ा आ गया। मैं भी तो देखूँ कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कितना रह गया अपना? 1 2 और बस ये 3 कॉन्सेप्ट रह गए अपने। दैट्स इट, कंप्लीट है मटेरियलिटी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी। इन कंसिडरेशन ऑफ मटेरियलिटी, ऑडिटर नीड टू टेक अ प्रोफेशनल जजमेंट, यस, एंड ऑल्सो assumptions about users of financial statement। ऑडिटर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उससे रिलेटेड कुछ assumptions लेता है। सर क्या कॉन्सेप्ट है? मेरे भाई मेरी बात सुन, ये जो मटेरियलिटी ऑडिटर निकाल रहा है ना, ये ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन कर लेगा ताकि कभी कोई इंक्वायरी आ जाए तो उसके पास में प्रूफ हो, भाई ये देखिए ये मेरी मटेरियलिटी की कैलकुलेशन थी। पर ये मटेरियलिटी वो क्लाइंट को कभी नहीं बताता। मटेरियलिटी वो क्लाइंट को क्या, किसी थर्ड पार्टी किसी को भी मटेरियलिटी नहीं बताएगा। कोई अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वो लिखेगा नहीं भाई मेरी ये मटेरियलिटी थी। ऑडिटर किसी को नहीं बताता।
यस, ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन करता है, उसका रिकॉर्ड बना के रख लेता है, बट ऑडिटर मटेरियलिटी किसी को बताता नहीं है, क्लाइंट को बताने नहीं जा रहा, देख भाई देख मेरी ये मटेरियलिटी मैंने निकाल रखी है, नहीं, प्रैक्टिकली नॉट अलाउड। बात समझ में आती है? ठीक है, अभी तुम कॉन्सेप्ट समझो। जब ऑडिटर मटेरियलिटी बता ही नहीं रहा और हम बोलते हैं कि यूजर देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मटेरियली मिसस्टेटेड और नॉट, पर यूजर को तो पता ही नहीं है मटेरियलिटी, तो ऑडिटर कुछ उससे रिलेटेड अजम्पशंस मान के चलता है। ऑडिटर उससे रिलेटेड कुछ अजम्पशंस मान के चलता है अबाउट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या? बहुत अच्छे है। देखो, फर्स्ट इसको अपन थोड़ा सा चलो, फर्स्ट ऑडिटर ये मान के चलता है कि हमारा जो यूज़र है ना, उसको रीजनेबल नॉलेज है किसकी? अबाउट द बिजनेस, अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अकाउंटिंग। ही हैड अ रीजनेबल नॉलेज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यूज़र यूज़र में विलिंगनेस है टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रीजनेबल डिलीजेंस। यूजर ऐसा वैसा यूजर नहीं है, ही हैज a strong knowledge of the business, of the economic activities, of the accounting activities, and he is willing to study the financial information with due diligence। ऐसा वैसा यूजर नहीं है, समझ रहे हो? ऑडिटर मान के चलता है, ऑडिटर मानता है भाई। ठीक है, दूसरा, ऑडिटर ये भी मानता है कि यूजर ये चीज भी समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी। हमारा यूजर समझदार है, ऐसा वैसा यूजर नहीं है। यूजर को समझ में आता है कि ऑडिट मटेरियलिटी के बेसिस पे होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसकी ऑडिट मटेरियलिटी लेवल कंसीडर करके होती है, इतना यूजर को पता होता है। ऑडिटर मान रहा है, स्टैंडर्ड बोलते तू मान मेरे भाई, इतना तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है सर, क्या है 2 पॉइंट वापस याद करो। यूजर्स जो होते हैं उससे रिलेटेड ऑडिटर अज्यूम करता है कि इन यूजर को रीजनेबल नॉलेज है अबाउट द बिजनेस, इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज, एंड ये यूजर बढ़िया है रे, इनमें विलिंगनेस होती है टू स्टडी द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद ड्यू डिलीजेंस। बढ़िया। दूसरा, अंडरस्टैंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर, प्रेजेंट एंड ऑडिटेड एज पर द लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी। वेरी गुड। तीसरा, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, तो प्रोविजंस होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं जो कि अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती है, जजमेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड मैनेजमेंट असेसमेंट करते हो तो फ्यूचर इवेंट्स को कंसिडर करा जाता है। हाँ, यूज़र ये सारी चीज़ें समझता है, यूज़र ये सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है कि अकाउंटिंग में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट होता है, फ्यूचर कंडीशन से रिलेटेड यूज़र सारी बातें समझता है। हम ये भी मानते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, यूज़र recognize the uncertainties inherent in the measurement of amount based on the use of estimate, judgment and the consideration of the future events। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? एंड फोर्थ पॉइंट, हमारा यूजर ऐसा वैसा यूजर नहीं है, ही मेक द रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ही स्टडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा वैसा यूजर नहीं है, वेल इन्फॉर्म्ड यूजर है, रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस वो लेता है, हम मान के चलते हैं, ऑडिटर मान के चलता है। ठीक है, चलो आओ 4 पॉइंट याद करो यार। देखो भाई, 4 पॉइंट क्या है? पहला बात, यूजर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन, उसको बिजनेस की, इकोनॉमी की, अकाउंटिंग की नॉलेज है। ठीक है, उसमें विलिंगनेस है टू स्टडी द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस। बहुत बढ़िया सर। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ही अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड एज पर द लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी। तीसरा, ही रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन द अमाउंट्स। क्यों? बिकॉज जजमेंट इन्वॉल्व होता है, सब्जेक्टिव होता है, अनसर्टेनिटीज होती है, एंड फ्यूचर इवेंट का कंसिडरेशन होता है उसमें। एंड फोर्थ, भाई यूजर हमारा ऐसा वैसा यूजर नहीं, ही मेक द डिसीजन, जो भी उसके डिसीजन होते हैं वेल रीजनेबल डिसीजन होते हैं। ठीक है, हम अज्यूम करके चलते हैं। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? क्लैरिटी है? थॉट्स में क्लैरिटी है भाई? क्लैरिटी है? डन डन डना डन। ठीक है सर, एक ये कॉन्सेप्ट तुम खुद से रीड कर लेना बस। ठीक है, इजी है, एक बार खुद से रीड कर लेना।
ज़्यादा इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। बाकी मैंने पूरा समझा दिया है। अब आ जाओ एक छोटे से टॉपिक की तरफ और। सो यहाँ पे ना एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, जहाँ से रिलेटेड मतलब कुछ क्वेश्चंस तो नहीं बन सकते, बट हाँ एमसीक्यू बन सकता है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। वैसे तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर हो गई है, ठीक है, बट थोड़ी सी बातें और अलग से है जो मैंने एक बॉक्स आपके लिए बना दिया, इसको आप रीड करके चलना एग्जाम में। सर क्या है, देख मेरे भाई, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसे 320 में कि डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। यस, ये मटेरियलिटी डिटरमाइन करना ही तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और ये मटेरियलिटी डिटरमाइन करते समय जजमेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, अबाउट मिसस्टेटमेंट साइजेस कंसीडर्ड मटेरियल विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, जिसके बेसिस पे आरएपी प्रोसीजर लगाओगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, रोमम को असेस करोगे। हाँ सर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ बातें कर रखी है सर। क्या, मटेरियलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। मतलब मेरे भाई, जो मटेरियल अमाउंट तूने डिफाइन कर दिया उसके नीचे सीधे अमाउंट को इममटेरियल मत मान लेना। सर क्यों 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 क्यों? सर 10 लाख का अमाउंट निकल गया मटेरियलिटी, उसके ऊपर ही तो आपने मटेरियलिटी बोला है, नीचे का सीधे इममटेरियल मत मान लेना। सर वाई 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 वाई? बिकॉज यू नीड टू कंसीडर नेचर ऑल्सो। मैंने तुम्हें एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, 1 लाख का अमाउंट का मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड। नेचर इज इम्पॉर्टेंट। ऑडिटर जो भी मिसस्टेटमेंट होते हैं जो कि अनकरेक्टेड रह गए हैं, उनका नेचर भी देखता है। वाई नेचर? क्योंकि सपोज कर, एक एग्जांपल देता हूँ, कोई लेट से फ्रॉड हुआ है, वो फ्रॉड बहुत बड़े अमाउंट का नहीं हुआ है, मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा वो अमाउंट, पर वो फ्रॉड सिग्निफाई कर रहा है कि भाई मैनेजमेंट, लेट से मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड करा, तो भाई वो क्या छोटी मोटी बातें होगी, यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी यार। समझ रहे हो? इसलिए सीधे मटेरियलिटी के जो नीचे वाला अमाउंट है उसको इमटेरियल मत बोल देना, प्लीज कंसीडर नेचर ऑल्सो। और यही मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी क्या? ठीक है, डन, क्लैरिटी है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑडिटर नीड टू अप्लाई अ प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट हर केस में लगेगा, बेंचमार्क चूज करने में, परसेंटेज चूज करने में, हर चीज में प्रोफेशनल जजमेंट उसका लगेगा ही। स्टैंडर्ड ने तो क्या गाइडलाइंस दे दी, अभी चूज तो तुझे करना है ना मेरे भाई। तेरे को बेंचमार्क पीबीटी लेना है, तेरे को बेंचमार्क रेवेन्यू लेना है, वो तो तेरा प्रोफेशनल जजमेंट है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ है ना, कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लेट से कोई डिस्क्लोजर है जो कि बहुत मटेरियल है, मतलब कि ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि इससे रिलेटेड क्लाइंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय ये डिस्क्लोज करना ही है, तो भाई वो करना ही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्लोजर मटेरियल हो जाएगी रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। कुछ एग्जांपल्स दे रखे, जैसे क्या बोल रखा है कि आइटम्स एक्सीडिंग 1% ऑफ द रेवेन्यू और 1 लाख मस्ट बी डिस्क्लोज सेपरेटली। कोई भी आइटम जो 1% ऑफ द रेवेन्यू या 1 लाख को क्रॉस कर जाए तो उसको डिस्क्लोज सेपरेटली करना है। ऐसा कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है, डिवीजन 1 शेड्यूल 3। तो भाई वो तो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर हो गया ना। एक और जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये क्या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, दोनों एग्जांपल है ना, ये चैप्टर नंबर 5 में भी रिपीट होएंगे वैसे ये पॉइंट्स। एक एग्जांपल दे रखा है कि कोई शेयर होल्डिंग है जो 5% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करता है, कोई शेयर होल्डर जो 5% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करता है, तो भाई उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं करो तो ऑटोमेटिकली मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या? क्लैरिटी है, थॉट्स में क्लैरिटी है, बस यही सारी बातें हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मटेरियलिटी। ठीक है, अब एक लास्ट बात बता रहा हूँ जिसका एक्सप्लेनेशन आईसीआई स्टडी मटेरियल में, आप आईसीआई स्टडी मटेरियल में तो खैर है ही नहीं उसका एक्सप्लेनेशन। एक बात तुम्हें बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझ के चलना, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ऑडिट रिस्क रिलेशन विथ मटेरियलिटी।
ऑडिट रिस्क रिलेशन विथ मटेरियलिटी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। एग्ज़ाम आईसीआई का जब ट्रू एंड फॉल्स आते थे ना, सॉरी, इनकरेक्ट करेक्ट, और उसमें वो रीज़न लिखने होते थे ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था एक बार, ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी का कैसा रिलेशन होता है, और आंसर बहुत ही गंदा दे दिया, इलॉजिकल आंसर दे दिया। ठीक है, छोड़ो उसको, तो तुम लॉजिकली समझो। सर कैसा होता है, पहली बात, इनके बीच में रिलेशन होता है इनवर्स। देखो मैं इसको जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे ही समझना, बिकॉज मैं इसको डायरेक्ट भी आपको गंदी तरीके से समझा के प्रूव कर सकता हूँ, बट डायरेक्ट होता नहीं है, इनवर्स होता है। उसका लॉजिकली एक्सप्लेनेशन समझना। आईसीआई का स्टडी मटेरियल में, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में तो है ही नहीं इसका आंसर, ठीक है, बट इन्होंने पहले एक क्वेश्चन पूछ रखा है हमारा आईसीआई ने, जहाँ पे रीजन बिल्कुल अजीब सा लिख दिया, कोई रेलिवेंट रीजन नहीं लिखा, पर तुम लॉजिकली समझ लो मेरे भाई। ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क, लेट्स से रोमम अगर हाई है, अगर रोमम हाई है, तो ऑडिटर को मटेरियलिटी क्या करनी चाहिए? सर मटेरियलिटी उसको कम कर देनी चाहिए, लोअर कर देनी चाहिए। सर उस क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब, मेरी बात सुनना। पहले 10 लाख की मटेरियलिटी करी थी ऑडिटर ने, अभी रिस्क ज्यादा लग रही है, तो ऑडिटर ने बोला मैं तो मटेरियलिटी रिड्यूस कर देता हूं, क्योंकि रिस्क ज्यादा है इसलिए मैं मटेरियलिटी रिड्यूस कर रहा हूं। सर फायदा क्या हुआ मेरे भाई? क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ये जितने भी मिसस्टेटमेंट थे ये सब कंसीडर्ड हो गए, तो ऑडिटर की रिस्क कम हो गई? ठीक है, समझे तुम, लॉजिक समझे भाई? ऑडिट रिस्क ज्यादा थी, ऑडिट रिस्क ज्यादा थी, तो ऑडिटर को वो रिस्क कम करनी है ना। रिस्क ज्यादा थी, रोमम ज्यादा लग रहा है, तो मटेरियलिटी को लोअर कर दो ना, ताकि ये जो बीच के ट्रांजेक्शन है वो भी कवर हो जाएंगे। इसलिए इसको इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्वर्स रिलेशन, एक छोटी सी बात ध्यान में रख के चलो बस तुम, कि हमेशा ऑडिट रिस्क के रिस्पेक्ट में मटेरियलिटी को डिस्कस करना। डोंट डोंट टॉक मटेरियलिटी को इंक्रीज कर दे तो ऑडिट रिस्क पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो गलत लॉजिक है। लॉजिक इज सिंपल, ऑडिट रिस्क ज़्यादा है या ऑडिट रिस्क कम है तो मटेरियलिटी क्या होगी। समझे, समझे, इन्वर्स रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। और ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी आप हर समय कंसिडर करते हो, हर समय कंसिडर करते हो, बस ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड। इसको तुम बस एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब तुम 450 भी पढ़ लोगे, 330 भी पढ़ लोगे, ठीक है। जब तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, बाद में इसको रीड करना जब तुम्हारी 2-3 क्लासेस और हो जाए, इसके बाद में खुद से एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर ऐसे 320 मटेरियलिटी। बहुत डिटेल में हमने कवर करा है, बहुत ढंग से कवर करा है, वेरी लॉजिकल, मतलब इससे जोरदार लॉजिकल वे में तुम्हें समझाया नहीं जा सकता, इवन इन फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, चलो वीडियो को भाई लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर करना, एंड डू कमेंट्स, कैसा लग रहा है, क्या फील आ रहा है आपको, ऑडिट पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, डू कमेंट्स। थैंक यू।